नमस्कार। आप सभी बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स की जो अगली अवधारणा हमारे पाठ्यक्रम में है, वर्ग संघर्ष, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको कार्ल मार्क्स की जो अध्ययन पद्धति थी, जो उनके द्वारा समाज विज्ञानों का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए दी गई थी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसकी चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम वर्ग संघर्ष की चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स ने समाज की ऐतिहासिक विवेचना के आधार पर अब तक के मानव इतिहास को 5 भागों में वर्गीकृत किया। अर्थात कार्ल मार्क्स ने मनुष्य के, मानव के इस सृष्टि के पे आरंभ से लेके और वर्तमान तक के समाजों को 5 भागों में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया है। उसका जो प्रथम भाग है वह है आदिम साम्यवादी समाज या प्राचीन समाज। आदिम साम्यवादी समाज इतिहास का प्रारंभिक युग था, अर्थात यह मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था थी। इस युग में उत्पादन के साधन अविकसित और कम थे, थोड़े थे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह जो युग था, इसमें उत्पादन के साधन अर्थात मानव जिन साधनों के माध्यम से उत्पादन करता था वह अविकसित थे और उनकी मात्रा भी कम थी। उदाहरण के लिए इस युग में मानव के पास जो उत्पादन के साधन थे वह पत्थर के औजार थे, इसके अलावा तीर, कमान आदि थे। उत्पादन के साधनों का आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त श्रम द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता था, अर्थात ये इन साधनों का उपयोग मानव श्रम के द्वारा ही संभव था। और इन साधनों के उपयोग के द्वारा जब कुछ उपज प्राप्त होती थी, अर्थात कृषि और पशुपालन से जो उत्पाद प्राप्त होते थे, उन उत्पादों पर सभी का समान अधिकार होता था, अर्थात किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत शोषण इन समाजों में नहीं था और आर्थिक शोषण भी नहीं था। इसलिए इन समाजों में किसी भी प्रकार के कोई वर्ग की बात कार्ल मार्क्स नहीं करते। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स जो दूसरे समाज की बात करते हैं वह है दासमूलक समाज। दासमूलक समाज में खेती, पशुपालन और धातु के औजार का विकास होने के साथ उत्पादन प्रणाली और व्यक्तियों के मध्य संबंधित परिवर्तित होते गए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब प्राचीन समाज में या आदिम साम्यवादी समाज में उत्पादन के साधन विकसित होने लगे, तो उन विकसित होने वाले साधनों ने मानव के उत्पादन संबंध, व्यक्ति के साथ जो संबंध थे, उनको भी परिवर्तित करने लगा। और इस परिवर्तन का परिणाम समाज की अवस्था में परिवर्तन के रूप में सामने आया, और जो समाज का परिवर्तित रूप सामने आया उसे कार्ल मार्क्स ने दासमूलक समाज कहा। कार्ल मार्क्स आगे कहते हैं कि उत्पादन के विकसित साधनों के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होने लगा और मालिक और दास के रूप में 2 वर्गों का निर्माण हो गया, 2 वर्ग निर्मित हो गए। अतः कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दासमूलक समाज में उत्पादन के साधन तेजी से विकसित हुए और इन साधनों का प्रभाव उत्पादन संबंधों पर पड़ा, और उत्पादन संबंध अर्थात व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध वर्ग आधारित हो गए। एक वर्ग मालिकों का बना, एक वर्ग शोषितों अर्थात दासों का बना, और जो मालिक थे वे दासों के साथ शोषण युक्त जीवन व्यवहार करने लगे। कार्ल मार्क्स
आगे की जो व्याख्या है, जो तीसरा समाज है, उसे सामंती समाज से संबोधित करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह जो सामंती समाज था, इस युग में उत्पादन के साधन मुख्य रूप से भूमि थे, अर्थात भूमि पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार हुआ जिन्हें भूपति या सामंत कहा गया, और बड़ी संख्या में भूमिहीन अर्ध किसान रह गए, और ये श्रमिक थे, कृषि श्रमिक थे। निजी संपत्ति की धारणा सामंती समाज में तेजी से अधिक मजबूत हुई, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर अधिकार एक वर्ग का हो गया और उत्पादन संबंध एक दूसरे की तुलना में असंतुलित हुए, और अर्धदास किसान बड़ी तेजी से, अर्थात जो भूमि के मालिक नहीं थे, भूमि पर अपने श्रम को बेचते थे, वह श्रमिक कहलाए। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स चौथे समाज की बात करते हैं। इसे कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत से विज्ञान का व्यवस्थित विकास होने लगा, और इस विकास के कारण उत्पादन के नए साधनों से उत्पादन व्यवस्था के संबंधों में विरोध उत्पन्न होने लगा, अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया सामने आने लगी। मशीनों के आविष्कार और बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ पूंजीवादी युग आरंभ हुआ। इस पूंजीवादी व्यवस्था में एक तरफ उद्योगों के मालिक अर्थात शोषक वर्ग, और दूसरी ओर अपने श्रम को बेचने के लिए मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक थे, जिन्हें साधनहीन मजदूर अर्थात शोषक वर्ग कार्ल मार्क्स द्वारा बताया गया। इस युग में शिक्षा के विकास ने शोषित वर्ग में वर्ग चेतना को विकसित किया। वर्ग संघर्ष अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। कार्ल मार्क्स जब वर्ग संघर्ष की व्याख्या में चौथे समाज पूंजीवाद समाज की व्याख्या करते हैं, तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विज्ञान के आविष्कार के कारण जो सामंती समाज था, वह सामंती समाज का जो भूपति था, वह उद्योगों का मालिक बन गया, और जो भूमि पर काम करने वाले श्रमिक थे, वह उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के रूप में परिवर्तित हुए। लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ ये भी कहते हैं कि शिक्षा के विकास ने इन श्रमिक वर्गों में चेतना का काम किया, और यह अपने चेतना के कारण इनकी वर्ग चेतना विकसित हुई, और इन दोनों वर्गों में, शोषक और शोषित में, पूंजीपति और श्रमिक में जो संघर्ष था, वह अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। कार्ल मार्क्स यहाँ पर कहते हैं कि ये जो वर्ग संघर्ष है, यह सीधे सीधे शिक्षा के माध्यम से उत्पन्न नहीं होता। इसकी एक प्रक्रिया है जिसे कार्ल मार्क्स अलगाव की अवधारणा के आधार पर समझाते हैं। चूँकि अलगाव आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अवधारणा नहीं है, इसलिए मैं इसकी यहाँ थोड़ी सी व्याख्या करूँगा। अलगाव का आशय किसी भी वस्तु के प्रति मानव का भावनात्मक पक्ष कमज़ोर होने से होता है। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि अलगाव सबसे प्रति उत्पादित वस्तुओं के प्रति होता है, फिर स्वयं के प्रति होता है, उत्पादित वस्तुओं के प्रति होता है, कारखाने के प्रति होता है, स्वयं के प्रति होता है, और उसके पश्चात संपूर्ण समाज से अलगाव उत्पन्न होता है। इस अलगाव की अंतिम प्रक्रिया में जब श्रमिक यह देखता है कि सभी श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति और मनोदशा एक जैसी है, तो वे श्रमिक संगठित होते हैं, और संगठित होने के लिए उनमें वर्ग चेतना निर्मित होती है। और जब ये वर्ग चेतना के माध्यम से संगठित होते हैं,
तो इस संगठन का जो परिणाम है वह वर्ग संघर्ष के रूप में सामने आता है। ये जो अलगाव की अवधारणा है कार्ल मार्क्स के द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखी गई, क्योंकि वर्ग संघर्ष अलगाव की प्रक्रिया के माध्यम से ही अस्तित्व में आता है। बिना अलगाव की प्रक्रिया के माध्यम से वर्ग संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः आपको यहाँ यही समझना होगा कि अलगाव की जो अवधारणा है वह सर्वप्रथम व्यक्ति का उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव उत्पन्न होता है, फिर श्रम के प्रति अलगाव उत्पन्न होता है, फिर स्वयं के प्रति अलगाव उत्पन्न होता है और उसके पश्चात संपूर्ण समाज के प्रति अलगाव उत्पन्न होता है। और जब संपूर्ण समाज के प्रति व्यक्ति का अलगाव उत्पन्न हो जाता है तो सभी अलगावित व्यक्ति जब यह देखते हैं कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक मनोदशा एक जैसी है तो वह वर्ग संघर्ष, तो वह उनमें एक चेतना का विकास होता है और यह चेतना उनको संगठित करती है और यह संगठन वर्ग को निर्मित करता है। और जब यह वर्ग निर्मित होता है तो यह अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। आज के व्याख्यान में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। अगले व्याख्यान में मार्क्स के द्वारा जो बताया गया पांचवा समाज था उसकी व्याख्या करेंगे और कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की जो आलोचना है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।